वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। गर्मा गर्म जी बहस होती रही है सियासत के ऊपर, बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन अब एक बहुत ही अहम समाजी इशू के ऊपर आपकी तवज्जो चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये माशाल्लाह से शाबानुल मौसम का महीना है और अब रमज़ान मुबारक हमसे 30 दिन से भी कम की दूरी पे हैं। ये बड़े महीने हैं और उसमें यकीनन हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें। और वैसे भी थ्रू आउट द ईयर पाकिस्तानियों का शुमार दुनिया की सबसे ज़्यादा दयालु, कंपैशनेट, फिलैंथ्रोपिक नेशंस में किया जाता है। लेकिन क्या हम वाकई हकदार तक उसका हक पहुंचा रहे हैं? यानी वो लोग जिनकी हम मदद करने का अज़्म करते हैं, क्या वो मुस्तहकीन हैं भी या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे गदागरों को देखते हैं तो हमें ये जानकर बड़ी तकलीफ होती है कि इनमें से कई इसको बतौर पेशा भी अपनाए हुए हैं और इनके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, क्योंकि भत्ताखोरी भी है। ये नेटवर्क कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान के बड़े शहरों में सैकड़ों हजारों कमसिन बच्चे आते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़मरे में, आप देख लीजिए इसको, ये रन अवे बॉयज होते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज यहाँ पे होती हैं। और अब इन बड़े महीनों में तो बाकायदा सीजनल गदागर भी यहाँ पे पहुंचते हैं। इसके ताने बाने क्या हैं, आज इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप अपने एक्सपीरियंसेस और सवाल भी हमसे शेयर कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। सबसे पहले इसी इशू के ऊपर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक। शाहराहों पर घूमते, गाड़ियों को रोकते, पैदल चलने वालों से फरियाद करते, गदागर बच्चे या चलता फिरता एटम बम। हैदराबाद से कमाने आए। कौन इन बच्चों से भीख मंगवाता है? भीख का पैसा किसे जाता है? किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है? इन छोटे गदागरों की मौजूदगी ने कई सवालात उठा दिए। मैंने हर काम किया, बस मेरा शौक इसमें गुजरेगा। पुलिस हुक्काम और सूबाई हुकूमत के ओहदेदार गदागरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन और नकलो हरकत की मॉनिटरिंग का कई बार इंदिया तो दे चुके, लेकिन इन पर अमल ताहाल नहीं हो सका। अपनी मजबूरी के तहत अपना आप चलाने के लिए इसलिए मांगता हूँ। जरूरत इस अमर की है कि इन गदागरों को रोककर किसी अम दुश्मन का अलहकार बनने से बचाया जा सकता है। इस इशू से जुड़े हैं बहुत सारे पेचीदा सवाल, क्योंकि क्या हर मुस्तहक और हर शख्स जो इस वक्त सड़क पे भीख मांग रहा है, क्या वो वाकई अपनी मजबूरी की वजह से वहां पे मौजूद है या वो किसी शिकंजे में फंसा हुआ है? क्या ये पैसा जो कलेक्ट किया जाता है वाकई वो अपनी वेलफेयर में अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए खर्च करता है या उसको भी कहीं आगे भत्ता देना पड़ता है? इस पर हम बात करते हैं जी। हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। सबसे बढ़कर हमारे साथ हैं जी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अपनी फाउंडेशन चलाते हैं और इस तरह की इश्यूज के ऊपर उनकी नब्ज को समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सारिम बर्नी साहब। बहुत शुक्रिया सारिम भाई आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं PRO SSP ABC जनाब नवीद अहमद बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। एंड ऑफ कोर्स अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मसूद रजा। थैंक यू मसूद फॉर मेकिंग टाइम। और हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम एंकर और इसके अलावा इस वक्त आप पब्लिक न्यूज से मुंसलिक के हमारे साथ हैं मारिया जुदून। थैंक यू वेरी मच मारिया कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू हैं। अच्छा, क्योंकि हमारी रिपोर्ट में भी इस बारे में बात की गई कि लॉ इन्फोर्समेंट इदारे कई दफ़ा ऑपरेशंस कर चुके हैं, द शेयर वॉल्यूम इज सो मच। इसके अलावा कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है, ये तासुर दिया जाता है कि इनकी पुष्पनाही या इनके ऊपर बड़े बड़े हाथ हैं, जिसकी वजह से कानून की गिरफ्त से ये बच जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि इनको थोड़े दिनों के लिए हवालात का चक्कर लगाना पड़ता है या फिर इनकी जगह बदल जाती है। ये तासुर क्यों है और क्या ये तासुर गलत है? नवीद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा। असल में मैडम इसमें इस तरह नहीं है। ये जो गदागरी के हमारे यहाँ जो इसको है, इसका एक्ट बहुत पुराना है, 1958 का है, जिसके तहत हम इनको कोर्ट्स में पेश करते हैं, जिसके तहत इनकी कन्विक्शन होती है। बेलेबल ऑफेंस है, इसकी सज़ा बहुत कम है, सिर्फ 500 रुपीज़ इनकी जो है वो पनिशमेंट है। और 1958 के लिहाज से तो 500 रुपीज़ वाज अ बिग अमाउंट, बट आज के लिहाज से 500 किसी भी बेगर के लिए पे करना कोई भी नॉट अ बिग डील। सही। दूसरी चीज़ मैडम ये थी कि इससे पहले जो कुछ होता रहा उस पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि
बैगरी जो है इसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट हो गई, जैसे वो बच्चे जो मुख्तलिफ जगहों से अगवा किए जाते रहे वो भी बैगरी में शामिल हुए। बैगर्स जो थे वो ड्रग ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व रहे। फिर इसके अलावा इन्होंने एक मुनज़्ज़म ग्रुप्स की शक्ल भी इख्तियार की। मार्च 2020 में साउथ, असल में साउथ आपका इकनॉमिक और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन है ना सिर्फ पूरे कराची का बल्कि पूरे प्रोविंस का। आपके तमाम हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स, तमाम आपकी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस, गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, दूसरी तमाम चीज़ें आपकी साउथ में हैं। हमने साउथ पे इनिशिएटिव लिया मार्च 2020 में और गदागरी की मुहिम स्टार्ट की। फिर हमने इसको, लेकिन उस टाइम इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, थानों की सतह पर ये की गई। थानों में की सतह पर जो थी उसमें कोऑर्डिनेशन हमारी जो थी वो किसी और डिपार्टमेंट के साथ नहीं थी। इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया। फिर नवंबर में इस सिलसिले में एडिशन आईजी साहब की सरबराही में एक मीटिंग हुई, तो इसमें फिर हमने ऑन बोर्ड ट्रैफिक पुलिस को, सिंध सोशल वेलफेयर को, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी लिया, क्योंकि गदागरों को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ रखा जाए और उनकी इस्लाह के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ गिरफ्तार। अच्छा, इसमें जो आपको मिलती हैं वो फैमिलीज भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वसाइल की भी कमी है। लेकिन मसूद, एक ज़माने में ये तासुर था कि कराची में तो हम बहुत सारे गदागर देखते हैं, लेकिन इस्लामाबाद जैसे हमारा दारुल हुकूमत है वहाँ नहीं होते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद ही कोई कस्बा, शहर, इलाका पाकिस्तान का रह गया होगा जहाँ पे आपको लोग भीख मांगते नजर नहीं आते। इसकी क्या वजह है? कानून नहीं है, जैसे कि बता रही हैं साहब कि कानून नहीं है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और जो अरबाब इख्तियार हैं, हम जिस शहर में बैठे हुए हैं और यहाँ की बात कर रही हैं, ये दुनिया का 5वां बड़ा शहर है। यहाँ ये दुनिया का 10 उन ममालिक में शामिल है जो नाकाबिल रिहाइश है। ये ट्रैफिक हादसात के हवाले से दुनिया का 4था खतरनाक तरीन शहर है। सही। यहाँ एक पत्थर उठाए तो 10 मसाइल मिलते हैं आपको। अब जैसे कि बता रहे हैं, ये सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं है, इस पे कानून साजी की ज़रूरत है, मुख्तलिफ इदारों की ज़रूरत है। बीच में एक सिलसिला शुरू हुआ था, जैसे अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का नाम दिया, ईद ही या दीगर इदारों के साथ, कि ये गदागर वगैरह जो सड़कों पर होते थे इनको उठा के ले जाते थे और अपने पास रखते थे, वो वहां पर रहते थे और फिर वो वहां से बेचारे जान छुड़ा के भागते थे। तो कुछ अरसे पहले ये सिलसिला, यानी एक गैप हमें नजर आता है। वैसे अगर हम पाकिस्तान के आइन की तरफ देखते हैं तो बेशक वालिदैन ही क्यों ना हो, एक कमसन बच्चे को, एक अंडर एज बच्चे को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक यू कैन नॉट यूज हिम और हर एज एन एड टू बेगरी, यानी आप गदागरी के शोबे में उसको नहीं ला सकते या उसका हवाला दे के पैसा नहीं मांग सकते। सारिम भाई, ये कानून होने के बावजूद, यानी वही बात है ना, रियासत इन बच्चों की जिम्मेदारी ले, फलाही इदारों में लेके जाए। सबसे बड़ा सवाल तो वहीं पे आ जाता है कि कानून भी नहीं है, इदारे भी नहीं है और शायद हुकूमत की, रियासत की विल भी नहीं है। देखिए, भीख जो है ना, असल में ये तो मसाइल हैं, लेकिन भीख इसलिए नहीं मांगी जा रही कि पेट भरना है या कोई जिंदगी की सहूलियात जो एक जिंदगी की जरूरत है उसके लिए। ये एक हविस कह लें, एक नाजायज चीजों के लिए कह लें। ये जितने भीख मांगने वाले हैं, अगर आप इनको देखें, इनमें ज्यादातर नशा यूज करने वाले लोग हैं, जितने भी ये मांगने वाले हैं। इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नशा करते हैं। वो नशा, उनका नशा अगर सिगरेट और दीगर चीजें नहीं है तो वो समद बॉन्ड लेते हैं, इस टाइप के नशे लेते हैं। पेट्रोल को चाहिए होता है उनको, फिर उसी में वो उल्टे कामों के अंदर भी चले जाते हैं, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये हल यूं नहीं होगा कि पुलिस पकड़े और ले जाकर के जेल में डाल दे। वो तो फिर अभी भीख मांगने वाले जब जेल से निकलेंगे तो वो फिर वारदाती बन के निकलेंगे। उनके लिए प्रॉपर एक जगहें होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। सर भाई, लोगों में तब्दीली आई है, यानी जब हम कहते हैं कि हम भांप सकते हैं ना, हमारी गाड़ी के पास अगर कोई बच्चा आके भीख मांग रहा है और आपको उसके हुलिये से, उसके तरीके से पता चल रहा है कि ये नशई है, फिर भी लोग पैसा देते हैं। नहीं, पैसा तो हमारे यहाँ देते हैं, पता नहीं खुद शायद इतने गुनाहगार हो गए कि वो अपने गुनाह ही धो रहे होते हैं हर वक्त के, बस ये दे देंगे तो हमारा गुनाह धुल जाएगा। इस सोच को तो बदलना है। वो मांगने वाला पैदा ही इसलिए हो रहा है कि देने वाले मौजूद हैं। अगर देने वाले खत्म हो जाएंगे तो मांगने वाला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ी माजरत के साथ हाल हर तरफ ही बिगड़ा पड़ा हुआ है। मैं आपको भादराबाद, जहाँ एक खाने चार मीनार कहलाता है, वहां का बताऊं। एक दिन हम वहाँ खाना खा रहे थे, एक बच्ची है, उससे बातचीत शुरू की तो उसने बताया कि रोजाना 4000 रुपए हम पुलिस वालों को देते हैं।
ये मैं आपको एक जगह की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर उसने बताया हमारी हैदराबाद में अपनी बिल्डिंग्स हैं, हमारे अपने जानवर हैं, हम बकरीद के अंदर जानवर भी लेकर के आते हैं बेचने के लिए, लेकिन उन्होंने एक आसान रास्ता रखा हुआ है कि दिन भर सोते हैं, शाम को चले जाते हैं 6-7 बजे वहां मांगते हैं, रात 2-3 बजे 4 बजे वहां से चले जाते हैं। 500-500 रुपए तो दिन में एक बार आने के किराया देते रिक्शे वाले को, एक बार जाने के देते, यानी वो 1000 रुपए तो सिर्फ रिक्शे वाले को देते हैं वो लोग किराया। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर वो भीख वहां उनको मिल रही है, और फिर उससे क्या क्या रोकेंगे आप, किस तरीके से रोकेंगे आप। अच्छा, एक सारिम भाई हमारे साथ कॉलर मौजूद है, लेकिन ये जो आपने भत्ते वाली बात की, ये अगेन मैं कह रही हूँ कि ये आम तासुर है और हर जगह आपको अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे। नवीद साहब, ये क्योंकि पर्टिकुलरली पुलिस डिपार्टमेंट की बात हुई, आपकी तरफ भी लेके आऊंगी, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी है? यही बात बिल्कुल ठीक ठाक है। आप क्या कहेंगे, क्या वजह आपको नजर आती है कि पाकिस्तान में गदागरी या फिर भीख मांगने का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, पहले तो तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हूँ और हमारे खुशी पुलिस वाले भाई, इनको स्पेशली सलाम हूँ। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि बहुत पुलिस वाले हर कोई बुरा नहीं होता, अच्छे लोग भी होते हैं। बेटे सीधा देखिए, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया पिछले दिनों में, बहुत ऑब्जर्व अच्छा हुआ मुझे। मैं क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग गाड़ी का मेरा काम है तो अक्सर पे मैं घूमता फिरता रहता हूँ। मैं आपको बताऊँ, देखिए 3 किस्म की गदाकार हैं। एक तो गदाकार हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो किसी माफिया से ताल्लुक नहीं रखते। एक वो होता है जो बिल्कुल टोटल माफिया है, जिनके पीछे गैंग्स हैं, जो आके गाड़ियों में छोड़ के सुबह जाते हैं और रात को उनको उठाते हैं और वो कलेक्टिवली पैसा कहीं और जाता है। एक तो ये होगा। लेकिन जो मैं अपने एंड पे बात करना चाहूंगा ना, तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हमें भी तो कुछ शऊर होना चाहिए। हम क्यों ऐसे प्रोफेशनल लोगों को देते हैं? दुकानदार एक रुपए करके उनको देता जाता है, इसकी आड़ में यकीन करें प्रोस्टिट्यूशन भी हो रही है, इसकी आड़ में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। मेरा जो सवाल है ना, सारिम भाई से एक सवाल है और एक हमारे जो ऑफिसर बैठे इनसे सवाल है। सारिम भाई, मुझे ये बताएं, आप काम करते हैं ग्राउंड पे, अब मुझे आप कोशिश करते हैं जो असली गदागार है उनकी हेल्प करके उनको कहीं ना कहीं लेके जाए, लेकिन प्रोफेशनल गदागार तो अगर आप उनको कुछ सहूलत दीजिए तो वो आपकी नहीं आए, क्योंकि वो इतनी कमाई उनकी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है उनको। जो हमारे एबीसीसी के साथ बैठे हैं, इनसे मेरी दरखास्त है, मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ, ये प्रोफेशनल अफगानी गदागर जो है, जो स्नैचर्स हैं, वो पूरी पट्टी पे खड़े होते हैं, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे लसबेला हो, चाहे करीम बाटू। अच्छा, पर इन्फॉर्मर्स भी होते हैं, इनमें से कई नोटिस कर रहे होते हैं और आप देखें कि घरों में, दुकानों में वारदातें इनकी वजह से भी होती हैं। बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया, थैंक यू याया फॉर कॉलिंग इन। नवीद साहब, आप ही के पास ये सवाल, पहले तो भत्ते वाली जरा गुत्थी सुलझाएं कि क्या कभी विद इन द डिपार्टमेंट भी कोई एक्शन लिया गया है ऐसी किसी बात पे? बिल्कुल मैडम, लिया गया है इस सिलसिले में। और देखिए, तमाम चीज़ें जो होती हैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, जब तक तमाम मेंबर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता तब तक वो हम उसको सक्सेस तक नहीं पहुंच सकता। गदागरों के सिलसिले में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम उनको गिरफ्तार करते हैं, कोर्ट्स में उनको लेकर जाते हैं। एक तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि हमारे यहाँ जो अभी भी फाइन या पनिशमेंट है वो बहुत माइनर है एज कम्पेयर टू उसके जो आजकल हालात। ये तो आप गदागरों को पकड़ने और उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ कि जो इल्जाम लगाया जाता है कि पुलिस वाले इनसे भत्ता लेते हैं, कभी विद इन द डिपार्टमेंट आपने किसी पे एक्शन होते हुए देखा है कि उसको सस्पेंड किया गया हो, बरतरफ किया गया हो, क्योंकि पता चला है कि वो भत्ता लेता है? असल में मैडम बात सामने ये है कि इसमें कभी भी कोई ऐसे अभी तक कोई वाज़ेह कंप्लेंट, क्योंकि देखिए लोग निशानदेही नहीं करते इस तरह से, लोग किसी भी जगह पर विटनेस बनना या सामने आना नहीं चाहते। हम देखें कि हम एक जनरल पॉइंट आउट तो कर देते हैं कि जी पुलिस इस तरह का करती है, पुलिस ये, लेकिन जब तक आप अपना आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका नहीं होगा, अगर किसी जगह पर गदागर बैठे हैं और आप समझ रहे हैं कि वो गदागर वहाँ से इस वजह से नहीं हट पा रहे या नहीं हटाए जा रहे कि उनके ऊपर किसी पुलिस के किसी की सरपरस्ती है या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी शख्स की सरपरस्ती है, तो आजकल तो मैडम हर जगह आपके पास कंप्लेन के नंबर्स मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हम हमेशा इस अभाम का शिकार रहते हैं, इस अर्बन लेजेंड को बढ़ाते रहते हैं कि नहीं जी को पुष्पनाही भी हासिल है और बता दिया जाता है। लेकिन मसूद, अब तो मीडिया फ्री है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के हाथ में कैमरा और फोन है, क्यों ठोस शवाहिद को नहीं जमा किया जाता? इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात हो रही है बेगरी माफिया पे। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो भी आपके शहर का रेड जोन है, वीवीआईपी जोन है,
वहाँ पे आपको बेगर्स नज़र नहीं आते। ये ख़ास तौर पे उन इलाकों को चूज़ करते हैं जहाँ शायद खुदा खौफी ज़्यादा है, खुदा तरसी ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे कवानीन ज़्यादा रिलैक्सड हैं। इसकी क्या वजह बनती है, आइए ज़रा मसूद से जानते हैं। मसूद, क्यों नहीं नज़र आते हमें रेड जोन और VVIP जोन में गदागर? इसलिए नजर नहीं आते कि वहाँ से CM साहब गुजरते हैं, वहाँ से गवर्नर साहब गुजरते हैं। अच्छा। वो देख लेते हैं, पुलिस वालों की क्लास ले लेते हैं, हाँ। सिक्योरिटी वालों की क्लास ले लेते हैं, तो वहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। मगर दूसरे इलाकों में वो जाते ही नहीं ना वजीर जा रहे हैं, ना जो वहां से लोग इलेक्ट हुए वो जा रहे हैं। जब आप जाएंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, तो यही होना है। फिर कवानीन वगैरह सब अपनी जगह, ये काम है रियासत का, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास जीरो टॉलरेंस नहीं है तो ये सब कुछ होगा। लेकिन जीरो टॉलरेंस में हमारा अपना मुगालता भी तो है। मारिया, आपकी तरफ आना चाहूंगी कि हम नरम दिल के लोग हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, और हमेशा हमारे दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि भाई क्या पता नहीं पीछे मजबूरी होगी जिसकी वजह से ये शख्स बाहर निकला हुआ है और इस तरह इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में हाथ फैला रहा है। क्या कहेंगी इस बारे में? समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब बीइंग अ फीमेल, क्योंकि उनके दिल बहुत नरम होते हैं, तो जब हम किसी और फीमेल को देखते हैं तो हमें होता है कि पता नहीं कौन सी मजबूरी होगी कि ये खातून यहाँ पर इतना सिग्नल पर खड़ी है। बट एक चीज जो मैं स्पेसिफिक करना चाहूंगी वो ये कि बाकी शहरों की बात तो ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद, यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ पे फॉरेन डेलीगेशन यहाँ पर मूव हो रही है, बहुत ज्यादा हम देखते हैं। तो वो क्या पोर्ट्रे करते होंगे जब वापस अपनी कंट्रीज में जाते होंगे कि एक इस्लामाबाद हमारा मेन कैपिटल है और यहाँ पर क्या हो रहा है। और एक और चीज पॉइंट जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जो ट्रैफिक पुलिस है हमारी, वो क्या कर रही है। ट्रैफिक पुलिस जानबूझकर सिग्नल्स पर ज्यादा देर के लिए खुद उसको कंट्रोल कर लेते हैं और एक सिग्नल इतनी देर के लिए उसको बंद रखते हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद की बात करूंगी, मैं यहाँ पे जाती हूँ 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सिग्नल बंद कर दिया जाएगा और फिर हम देखते हैं कि वो जो बेगर्स हैं वो आएंगे, मांगेंगे और फिर साथ गाड़ी का शीशा बार बार नॉक करेंगे और उसके बाद फिर अगर हम नहीं उनको देंगे, अगर हम उनको सही तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तो वो आगे से हमारे ऊपर शाउट करना शुरू कर देते हैं, जिनकी गालियां की तरफ आना शुरू कर देती हैं। और जब ट्रैफिक वालों से बात की जाए या पुलिस वालों से बात की जाए कि आप इनको यहाँ सिग्नल्स पर से हटाते क्यों नहीं है, तो वो आगे से कहते हैं हम इसका क्या करें। तो मेन पॉइंट इज कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, इनको ट्रीट कौन करेगा। सभी लोग यही सवाल कर रहे हैं हमारे पैनल में कि आखिर मसला हम सब ये फेस करते हैं, इट इज अ सोशल ईवल, इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। कभी हमने ये नहीं देखा, चले अपने दिलों को इस वक्त तो हम सख्त करके ये कह रहे हैं ना कि भाई ये पैसा किधर जा रहा है, किसकी पुष्पनाही है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर भी करते हैं सारिम भाई, हमारे घर में भी बच्चे होते हैं छोटे, आप देखें कि इतनी सख्त गर्मी में, धूप में, एक बच्चा जो इतना वल्नरेबल है, जिसको सही गलत का नहीं पता, वो सिग्नल पे खड़ा भीख मांग रहा है, हमें क्यों नहीं एहसास हो रहा उस बात का? और हम 10 रुपए देके जान छुड़ा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमने अपना काम कर लिया, वो अपना पेट भर लेगा। इज दैट इनफ? देखिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन हमने मदद का जो तरीकेकार भीख बना लिया है, ये इंतहाई गलत तरीकेकार है। इससे सिर्फ तबाही फैलेगी और फैल रही है। जैसे अभी मारिया बात कर रही थी इस्लामाबाद की, भी मैं हफ्ते पहले इस्लामाबाद था, मैं खुद हैरान हो गया, इस कदर मांगने वाले और औरतें ही औरतें, बच्चे ही बच्चे, लाइन लगी पड़ी हुई है बाकायदा सिग्नल्स के ऊपर। तो जब आप, और वजह क्या है? वजह यही है, ये नहीं कि गुर्बत हो गई, वजह यह है कि आप देना इतना शुरू कर दिया, अब उसको नौकरी क्या मिलेगी? 15,000, 20,000, 25,000 इतने की नौकरी मिलेगी। वो कमा कितना रहा है? वो दिन के अंदर 2-2, 3-3 हजार रुपए कमा रहे हैं ये लोग। तो 2-2, 3-3 हजार अगर दिन में कमाएंगे तो वो बेवकूफ तो नहीं है जो 12-12 घंटे की जाकर के ड्यूटी करके 15-20 हजार रुपए अच्छा, ये बड़ा अहम इसका एक नुक्ता है कि इसके पीछे आलायकार कौन है, कौन आलायकार बनता है, इससे भी कतई नजर। नवीद साहब क्या कहेंगे कि हमारी जो इज्जत नफ्स है पाकिस्तान में, तो चलें किसी ना किसी तरह आपको पे जिम्मेदारी डाली जा रही है कि आपका इदारा क्या कर रहा है या आप लोग इसको हैंडल क्यों नहीं कर रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तानी जहां जहां पाए जा रहे हैं, अगर हम हज और उम्रे के लिए जाते हैं, सऊदी अरब देख लीजिए, दुबई देख लीजिए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज देख लीजिए, यहाँ तक कि आप लंदन में अजवेर रोड पर भी देख लीजिए, आपको गदागर नजर आएंगे। और उसमें अफसोस के साथ, तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी होते हैं। तो क्या मिनहसुल कौम हमारी इज्जत नफ्स खत्म हो गई है? असल मैडम, बात हकीकत में यह है कि किसी भी बुराई को आप उस वक्त तक नहीं रोक सकते जब तक लोग उसको बुरा ना समझना शुरू करें। हमारे यहाँ कौम के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो भीख देना
या भिखारी को उस तरह का ऐब आज भी तसव्वुर नहीं करते, तमाम तर शऊर, तमाम चीज़ें होने के बावजूद। भीख देना वो एक मजहबी और कौमी फरीज़े के तौर पर लेते हैं। ठीक है, इसमें दीन में कहा गया है कि आप इसमें सदकात, अतियात, तमाम चीज़ें करें, लेकिन जो उसमें साथ एक और चीज़ भी है कि मुस्तहिक और उस शख्स को आप दें जो वाकई उसका मुस्तहिक। अगर आप भीख देते वक्त ये बात सोच लें कि आपके इस पैसे से कोई और इससे बेहतर काम भी हो सकता है, तो कम से कम आपके भिखारी इतने नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए हम सुबह कुछ ना कुछ खैरात चीज़ें देते हुए घर से निकलें। अभी हमारे दोस्त ने जो कहा कि रेड जोन और दूसरे जगहों पर भीख नहीं लोग मांगने वाले आपको नज़र आते हैं, उसकी वजह सिक्योरिटी, ऐसा भी है कि सिक्योरिटी वहाँ पर ज़्यादा है, रेड जोन है, अहम तनसीबात हैं, अहम दफातर, अहम शख्सियात हैं। सही। लेकिन दूसरी बात यह है कि वहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर ये है, क्योंकि मैं जब से ये मुहिम स्टार्ट हुई, मैं इसका मतलब तमाम चीज़ों का डेटा वगैरह कलेक्शन मेरी जिम्मे था। बात यह है कि जहाँ पर देने वाला मौजूद नहीं है वहाँ लेने वाला क्या करेगा। बिल्कुल सही नवीद साहब, तो हमारे देने का जो पैटर्न है उस पर नजर डालने की जरूरत है। मसूद, आपकी तरफ आती हूँ, एक कॉलर से बात कर लूँ, फिर आपके पास आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा था कराची से। जी सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कराची पाकिस्तान से देहातों से बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, माजूर लोगों को लेके सऊदी अरब में लेके जाते हैं, मक्का मदीना में, मस्जिद नबवी में, उनसे पैसे कमाते हैं ये लोग। ये इनसे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको टिकट देते हैं उम्रे की और वहाँ जाके पैसा कमाते हैं। खास तौर पे माजूर लोगों को लेके जाते हैं मस्जिद नबवी में और अपना खाना काबा में, वहाँ इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। रमजान, रजब और शबान, रमजान तक 3 महीने का इनका सीजन होता है। ये बात है। और दूसरी बात है, हमारी गवर्नमेंट को भी तवज्जो देने चाहिए सिंगल पे और मस्जिद पे जरा एहतियात करने चाहिए, जरा गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी। असल में हमारे पास पुलिस की बहुत शॉर्टेज है, सारी पुलिस सिक्योरिटी जो है वो तो गवर्नमेंट के साथ लगी हुई है, आवाम को तो ऐसे टेस्ट देती है, कोई कुछ कर नहीं सकते ये लोग। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। आपको बहुत तकलीफ होगी जब आप, यानी अगर अब तो हालात बहुत बदल गए, लेकिन कोविड से पहले अगर वाकई आप रजब, शाबान, रमजान के महीने में जाएं, आपको बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स गदागरों के नजर आएंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रैवल टिकट करके पहुंचते हैं, हरम के सहन में ही उनका बसेरा होता है और उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा माल बनाया जाए। वहां पे जो लंगर वगैरह लोग तकसीम कर रहे होते हैं, मुखैर अफराद वो उस पर गुजारा कर रहे होते हैं। तो क्या हमारी इज्जत नफ्स वाकई जीरो हो चुकी है? दैट्स द क्वेश्चन वी नीड टू एड्रेस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। कई लोग और ख़ास तौर पे कौमें इतनी भी खुद मुख्तार होती हैं और इतनी इज्जत नफ्स की हामी होती हैं कि वो कहते हैं जी भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। यही खासा कहा जाता था सफ़ेद पोश तबके का भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर पैसे नहीं हैं या ज़रा सी भी मुश्किल आए तो मांगने तांगने से हम गुरेज नहीं करते। और इसके लिए मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ हमें गदागरों को या सड़क पर देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जो कर्जे की स्कीमें हैं, या तो आपने कारोबार शुरू करना हो, लेकिन अलग बात है, यहाँ तक कि आपको अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी है, इसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाता है। आप अपनी बीवी को सोने का हार गिफ्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कर्जा मिल जाता है। तो कर्जा लेना चलें एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन लोग फिर ग्रांट्स भी मांगते हैं और ग्रांट्स में तो वो समझते हैं कि जी बेजा ख्वाहिशें हैं या कुछ भी है, लेकिन हमें मिल जाए क्योंकि हमारा भी हक है ख्वाहिश करना और उसको सही गलत तरीके से ख्वाहिश को पूरा करना। वही की इशू आ जाता है। सारम भाई क्या कहते हैं, इज्जत नफ्स क्यों खत्म होते? मेहनत की जो अजमत है, ये एक इंसान को हम कहें कि यार तुम किसी भी तबके से अगर ताल्लुक रखते हो, तुम मेहनत करके अपनी किस्मत बदल सकते हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो गरीब तबका है वो अब इस बात को नहीं मानता। वो कहता है हम इसी दलदल में फंसे हुए हैं, हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि गलत तरीके से माल जमा कर सकते हैं। देखिए इजी एक्सेस हो गया है ना हमारे यहाँ। ये भी जैसे आपने शादी का जिक्र किया, ये कौन सा जहेज है, कौन सी इज्जत है कि आप ज़कात ले रहे हैं कि जी मैंने बच्ची को जहेज देना है, आप मदद मांग रहे हैं लोगों से बच्ची को जहेज देना है, और वो भी कितना इज्जतदार आदमी जिसको आप बच्ची दे रहे हैं कि जिसको ये पता भी है कि ये मांग तांग करके ला करके जो है ना इसके माँ बाप मुझे जहेज दे रहे हैं। तो जब सोच ये दोनों तरफ एक सी ही हो जाएगी, वो खुद नहीं मांग रहा लेकिन अगले को मंगवाने के ऊपर मजबूर कर रहा है,
तो फिर माशरे में तो ये सारी तबाहियां आनी है। हमें सबको अपनी सोच बदलनी है। मुझे आज भी याद, हम छोटे छोटे होते थे, हमारी अम्मी अगर सो भी रही होती थी ना और वो कोई मांगने वाला आता था, गेट पे बैल होती थी, तो उठती थी, रोटी पकाती थी, सालन होता था, देकर ट्रे में बड़े अच्छे से अंदर गेट के अंदर बिठा के उसको खिलाते थे और वो उसके बाद चला जाता था। वो हमें अगर किसी की भूख ही मिटानी है तो हम इस अंदाज से भी मिटा सकते हैं। और हमें ये जो अंदाज हमने अपना लिया, 20 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, ये सिर्फ तबाही पर लेकर के जा रहा है। आप मेरे साथ चले, ये प्रोग्राम जो है ना, अगर हम सड़क पे करते ज्यादा अच्छा होता। मैं आपको दिखाता कि जो सारी सारी रात भीख मांगते हैं हजारों रुपए, फिर ये उसके बाद करते क्या उस पैसे का, सारा नशे के अंदर जाता है। आप इससे सिर्फ एक भिखारी को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप जो है ना इससे जो नशा बेचने वाले हैं ना, उनकी तिजारत भी बढ़ा रहे हैं। आप अगर उनको सड़कों पे बिठा करके बकरे का गोश्त खिला रहे हैं ना मदद के नाम पे या उसका पेट भरने के नाम पे, तो उसकी जो ड्रग्स की डिमांड है वो उसकी डबल होगी, ट्रिपल होगी, वो बढ़ती चली जाएगी, वो कम नहीं होगी। यानी आप जिसको मदद समझ रहे हैं, दरअसल वो और माशरती इवल्स में आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मसूद क्या कहेंगे, इज्जत नफ्स खत्म हो गई? नहीं सिद्रा, देखिए, जब वजीर आजम का ये इनिशिएटिव हो कि मुझे खाना खिलाना है लोगों को, वैन्स बनानी है, सराय कमाने के लिए रोजगार मुझे नहीं देना, जिसको खाना चाहिए वो मांग के मुझसे खा ले, जब ये सोच वहां पर हो, मसूद ये तो बॉटम ऑफ द बॉटम पे है ना कि देखिए, अगर एक शख्स भूख में है तो उस वक्त तो उसको आप रोजगार नहीं दे सकते, पहले तो उसको रोटी खिलानी है ना। अरे तो आप इसका भी तो बंदोबस्त करें ना। हाँ। अगर आपने कानून बनाया है कि ये जुर्म है तो इसको जुर्म की तरह ट्रीट करें। आप कह रहे हैं कि दो मुख्तलिफ राय पनप रही हैं इस वक्त माशरे में, या तो आप उसको गलत नहीं मान रहे पूरी तरह से, और अगर आप उसको सही कह रहे हैं तो फिर हमारी बहस का कोई फायदा नहीं है। कानून की किताब में ये जुर्म है ना जी, तो जुर्म है तो इसे जुर्म की तरह ट्रीट कीजिए। आप क्यों इसे प्रमोट कर रहे हैं? सही। और वहां से कर रहे हैं, वजीर आजम की सतह से लेकर नीचे तक हर आदमी इसको लेके चल रहा है, क्यों? अच्छा, फिर बात हो रही है कि जी पुलिस काम करती है। मैं ये कह रहा हूं कि कौन सा इदारा है, हम इस शहर में बैठे हैं, आप मुझे बताएं एक इदारा। एसबीसी ठीक है, वाटर बोर्ड ठीक है, ट्रैफिक का निजाम ठीक है, इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ठीक है, पुलिस ठीक है, इंतजामिया ठीक है। भाई आज ही की रिपोर्ट है जिसपे हम बात कर रहे हैं, कराची में तो अशिया खुर्दोनोश 94% ज्यादा कीमत पे आपको मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एसी साहब बाहर नहीं निकल रहे ना। हाँ, एसी साहब बाहर नहीं आते, एसी साहब से किसी ने पूछना भी नहीं है। सही। सिंध गवर्नमेंट ने उनको नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि सरकारी अफसर है, मीडिया पे बात नहीं करेगा। और जो वजीर साहब है, अब इतना बड़ा सूबा है, 5 करोड़ 6 करोड़ की आबादी का सूबा है, अब वजीर साहब तो बहुत बड़े सूबे के वो है, तो वो तो मिलेंगे ही नहीं आपको। तो फिर बड़े अहम यहाँ पे जो दूसरे सवालात जन्म लिए हैं, आई थॉट कि हम इस डिस्कशन के थ्रू किस सवालों के जवाब तक पहुंचेंगे, लेकिन इन सवालों ने मजीद सवालों को जन्म दिया है कि भाई आखिरकार ये मसला है किसका? अगर ये समाजी इशू है भी, इसके जिम्मेदारान कौन है? क्या हम सिर्फ पुलिस की तरफ देखें कि इनको उठा के कहीं ले जाएं, और वो भी आप और मैं बड़े सेल्फिश तरीके से देख रहे हैं? हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये मसला है ना, तो ये मसला बिल्कुल इरेज हो जाए, कंट्रोल और डिलीट हो जाए, जिस तरह के हम अगर वर्ड पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो वो चीज गायब हो जाती है जो गलती है। लेकिन अगर वाकई माशरे को इस गलती को सुधारना है तो फिर इससे जुड़े हुए बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे दूसरे सवालात हैं जिनका हल तलाश करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया, ज्यादा मौका नहीं मिला आज आपसे गुफ्तगू करने का। मसूद हमारे साथ थे, इसके अलावा PRO SSP AVC नवीद अहमद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारिम भाई थे। तशनगी रह गई, लेकिन ये बड़ा अहम इसलिए है क्योंकि आने वाले महीना रमजान मुबारक का महीना, ये पेशावर गदागर आप इनको किस तरह डिस्करेज कर सकते हैं, ये आपने और हमने सोचना है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।